हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक नई क्लास शुरू करते हैं, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विथ क्लिनिकल एनाटॉमी। एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसमें पीपीटी मोड से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ द क्लिनिकल एनाटॉमी। आइटिस, तो अगर आप किसी वर्ड के साथ आइटिस सफिक्स को देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो उस ऑर्गन या उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के इन्फ्लामेशन को शो कर रहा है। जैसे अपेंडिसाइटिस, आइटिस है लास्ट में, तो अपेंडिसाइटिस में मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। टॉन्सिलाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल। आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। न्यूराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व। एंड डर्मेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। तो अगर आप आइटिस सफिक्स को देखते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि वो उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ हुआ है। क्लियर हुआ? समझ में आया यहाँ तक? अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल। आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। न्यूराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व। डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। टॉन्सिलाइटिस एक बार समझते हैं। टॉन्सिलाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल। तो हमारे ओरल कैविटी में यूविला के दोनों तरफ एक टॉन्सिल होता है, तो राइट तरफ एक, लेफ्ट तरफ एक टॉन्सिल होता है। तो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के समय ये जो टॉन्सिल होगा उसकी साइज बढ़ जाएगी। ये क्या कहलाएगा? आपका टॉन्सिलाइटिस कहलाएगा। इसमें टॉन्सिल जो है वो स्वेल हो जाएगा, सोर थ्रोट दिखाई देगा, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग। तो जो फूड को भी स्वॉलो करने में या पानी भी जब पिएंगे तो वो पेशेंट जो आपको बताएगा कि गले में खरखराहट है, निगलने में तकलीफ़ हो रही है। इसके अलावा जो लिम्फ नोड है वो पाल्पेबल हो जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टॉन्सिल की साइज बड़ी हो गई है। इट इज़ अ टॉन्सिलाइटिस। आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट इज नोन एज आर्थराइटिस। तो इसमें सीवियर जॉइंट पेन होगा, मॉर्निंग स्टिफनेस दिखाई देती है। तो जैसे घुटने का है, नी जॉइंट में अगर होगा तो वो नॉकिंग ऑफ द नी, चलने के समय में घुटने से टक टक की आवाज़ आने लग जाती है। तो इसमें 100 टाइप ऑफ आर्थराइटिस में से 2 मेन टाइप हैं। एक है ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसमें ओल्ड एज में ये दिखाई देगा जहाँ पर टीयरिंग होती है, जैसे कार्टिलेज है या लिगामेंट्स की, स्पेशली कार्टिलेज की टीयरिंग होगी, बोन्स में फ्रिक्शन होगा तो बोन्स भी जो है वो लॉस होने लग जाता है। तो ये हो जाएगा ऑस्टियो आर्थराइटिस। और रूमेटिक कॉज के साथ होगा तो कहलाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस वाले डायग्राम में जो कार्टिलेज है वो उसकी ब्रेकिंग शुरू हो जाती है, और जब वो ब्रेक होगा तो जो बोन्स हैं उसके बीच में फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा, जो आर्टिकुलेटिंग बोन है वहाँ फ्रिक्शन होगा। न्यूराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ न्यूरॉन इज न्यूराइटिस। यहाँ देख सकते हैं तो जो ये आई बॉल है, आई बॉल से आपकी ऑप्टिक नर्व आ रही है, तो जो ऑप्टिक नर्व है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो ये कहलाएगा क्या? न्यूराइटिस। डर्मेटाइटिस इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इसका ट्रिगर फैक्टर है, किसी इन्फेक्शन की वजह से जब स्किन में इन्फ्लामेशन होगा तो डर्मेटाइटिस कहलाएगा। इसमें रेडनेस हो जाएगी, रेडनेस दिखाई देगी स्किन पे, ड्राई हो जाएगा, स्केली हो जाएगा। ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, उसके बाद आपका एक सिबोरिक डर्मेटाइटिस। सिबोरिक डर्मेटाइटिस डेंड्रफ की वजह से होता है। और एटोपिक डर्मेटाइटिस इज एक्जिमा, इन्फ्लामेशन। अब आते हैं हम दूसरे सफिक्स के बारे में बात करते हैं, एक्टॉमी। एक्टॉमी मीन्स होता है रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। तो किसी ऑर्गन को या ऑर्गन के किसी पार्ट को, स्पेसिफिक उसे कुछ हिस्से को कट करना और कट करके बॉडी से रिमूव कर देना, अलग कर देना, ये कहलाता है एक्टॉमी। जैसे अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स को इन्फ्लामेशन इज द अपेंडिसाइटिस, लेकिन अपेंडिक्स को कट करके बॉडी से रिमूव कर देना ये कहलाएगा अपेंडेक्टॉमी। टॉन्सिल को का इन्फ्लामेशन टॉन्सिलाइटिस, लेकिन टॉन्सिल को कट करके रिमूव कर देना टॉन्सिलेक्टॉमी कहलाएगा। स्टमक, तो स्टमक के कंप्लीट स्टमक को रिमूव करेंगे तो टोटल गैस्ट्रेक्टॉमी कहलाएगा। स्टमक के किसी एक हिस्से को कट करके रिमूव करेंगे तो पार्शियल गैस्ट्रेक्टॉमी कहलाएगा। किडनी को कंप्लीट रिमूव करेंगे तो नेफ्रोक्टॉमी कहलाएगा, और किडनी के किसी एक हिस्से को रिमूव करेंगे तो क्या कहलाएगा? पार्शियल नेफ्रेक्टॉमी कहलाएगा। चलिए डायग्राम से समझते हैं। यहाँ देखिए अपेंडिक्स को कट करके रिमूव करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? अपेंडेक्टॉमी कहलाएगा। ये लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसके थ्रू अपेंडिक्स को रिमूव करना लेप्रेक्टॉमी कहलाएगा, अपेंडेक्टॉमी कहलाएगा। टॉन्सिल आप देख सकते हैं, तो टॉन्सिल दिख रहा है, येलो पैचेस इसमें दिखाई दे रहा है, काफ़ी इन्फेक्टेड है, तो इसे कट करके रिमूव कर देंगे तो टॉन्सिलेक्टॉमी कहलाएगा। स्टमक, पार्शियल गैस्ट्रेक्टॉमी, जब स्टमक के किसी एक पार्ट को, कुछ हिस्से को कट करके रिमूव करेंगे ड्यू टू द एनी ट्यूमर,
तो वो क्या कहलाएगा, पार्शियल गैस्ट्रेक्टॉमी कहलाएगा। जब कंप्लीट आप स्टमक को कट करके रिमूव कर दोगे और इसोफेगस को आप जोड़ दिए डिओडिनम से, तो ये क्या कहलाएगा, टोटल गैस्ट्रेक्टॉमी कहलाएगा। नेफ्रेक्टॉमी, किडनी में अगर कोई ट्यूमर है तो उस हिस्से को कट करके रिमूव कर देंगे तो पार्शियल नेफ्रेक्टॉमी, और पूरे किडनी को कट करना और कट करके रिमूव कर देना क्या कहलाएगा, नेफ्रेक्टॉमी कहलाएगा। अब आते हैं ओटॉमी। ओटॉमी का मतलब होता है कि जब आप किसी होलो ऑर्गन को ओपन करते हो और ओपन करने के बाद आप जो भी सर्जरी परफॉर्म करनी है तो करने के बाद फिर उस होलो ऑर्गन को वापस क्लोज कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, ओटॉमी कहलाता है। मीन्स किसी कैविटी को, किसी होलो ऑर्गन को ओपन करना और ओपन करने के बाद सर्जरी करने से या कुछ भी आप रिमूव कर रहे हैं उसके बाद उस कैविटी को वापस क्लोज कर देना, तो इसके लिए वर्ड यूज़ होगा ओटॉमी। जैसे लेप्रोटॉमी, तो इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो एब्डोमेन में पहले इंसिजन देंगे, मिडिल इंसिजन, उसके बाद एब्डोमेन को ओपन करेंगे, सर्जरी को परफॉर्म करेंगे और वापस इसे क्लोज कर देंगे, तो ये कहलाएगा ओटॉमी। लेप्रोटॉमी, आपको एब्डोमिनल सर्जरी दो तरीके से दिखाई मिलेगी, एक है लेप्रोटॉमी और एक होता है लेप्रोस्कोपिक। लेप्रोटॉमी में इस तरीके से एब्डोमेन को ओपन किया जाता है, जबकि लेप्रोस्कोपिक में लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सर्जरी की जाती है। ठीक है, छोटा सा इंसिजन लगता है उसमें जितना बड़ा इंसिजन नहीं लगता है, बॉडी को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हिस्टेक्टॉमी, रिमूवल ऑफ यूट्रस, इस तरीके से होगा। तो हिस्टेरोटॉमी है ना, मतलब यूट्रस को इंसिजन दिया जाएगा, यूट्रस तक पहुंचा जाएगा, यूट्रस तक पहुंचने के बाद यूट्रस को में भी इंसिजन देके ओपन किया जाएगा, इसके अंदर अगर फाइब्रॉइड है या फीटस है उसको बाहर निकाला जाएगा और यूट्रस को वापस क्लोज किया जाएगा। तो ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी विच इज़ नोन एज पार्चुएशन, जिसे पार्चुएशन कहा जाता है, तो इस समय भी ये होगा आपका हिस्टेरोटॉमी होगा, हिस्टेरोटॉमी। लेकिन अगर यूट्रस को कट करके रिमूव कर देंगे तो एक्टॉमी मतलब हिस्टेक्टॉमी कहलाएगा। तो हिस्टेक्टॉमी अलग है और हिस्टेरोटॉमी अलग है। हिस्टेरोटॉमी में यूट्रस को ओपन किया जाएगा, उसमें अगर फीटस है तो फीटस को बाहर निकाला जाएगा, फिर यूट्रस को क्लोज कर दिया जाएगा, ये कहलाएगा यूट्रोस्टॉमी, हिस्टेरोटॉमी। ओके, फिर आते हैं सिस्टोटॉमी। सिस्टो मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर को इसमें ओपन किया जाएगा और फिर वापस क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है तो यूरिनरी ब्लैडर में हम एक ओपनिंग बनाएंगे, क्लोज उसको मतलब इंसिजन देकर ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पर हम एक ओपनिंग बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद क्लोज करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, सिस्टोटॉमी। सिस्टोलिथोटॉमी, यूरिनरी ब्लैडर को ओपन करना, लिथो वर्ड आएगा, लिथो का वर्ड होता है स्टोन के लिए यूज़ होता है। तो सिस्टोलिथोटॉमी में क्या किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर को ओपन किया जाता है और ओपन करने के बाद स्टोन को रिमूव किया जाता है और वापस फिर यूरिनरी ब्लैडर को क्लोज कर दिया जाएगा। तो ओपन करना, सर्जरी या कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करना, फिर वापस क्लोज कर देना, तो ये हो गया सिस्टोलिथोटॉमी। यूरिनरी ब्लैडर को ओपन करते हैं, स्टोन को रिमूव करते हैं और उसको क्लोज कर देंगे, ये कहलाएगा सिस्टो। सिस्टो वर्ड है वो यूरिनरी ब्लैडर के लिए है, लिथो वर्ड है वो स्टोन के लिए, और ओटॉमी मतलब प्रोसीजर हो गया। अब नेक्स्ट सफिक है ऑस्टॉमी। ऑस्टॉमी का मतलब क्या होता है, किसी होलो ऑर्गन को ओपन करना और ओपन करने के बाद उसको वैसा ही ओपन रहने देना, उसको क्लोज ना करना, ये कहलाता है ऑस्टॉमी। जैसे सिस्टोस्टॉमी, तो जब यूरिनरी ब्लैडर को ओपन किया जाएगा और ओपन करने के बाद उसको क्लोज ना किया जाए और उसकी एक जो ओपनिंग है वो पेल्विक रीजन पर ओपन कर दिया जाए बिलो द एब्डोमेन, और वहाँ से एक ट्यूब के थ्रू यूरिन बाहर निकलेगा, तो ये कहलाता है आपका सिस्टोस्टॉमी। ये कब पड़ती है, जो यूरोजेनेटल या यूरोलॉजिक सर्जरी है ना, मान लीजिए ब्लैडर है उसका में ट्यूमर हो गया, ब्लैडर को रिमूव कर रहा हूँ, उसे कुछ हिस्से को यूरेथ्रा की तरफ अगर कुछ ऐसा ट्यूमर है तो क्या किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में एक ओपनिंग की जाती है और उस ओपनिंग को जो पेल्विक रीजन है वहाँ से एक ट्यूब के थ्रू बाहर निकाला जाता है, जिससे यूरिन है वो पास आउट हो जाएगा। इस डायग्राम से समझिए कुछ इस तरीके से, ये कहलाएगा क्या, सिस्टोस्टॉमी। ऑस्टॉमी, ओपन, किसी होलो ऑर्गन को ओपन करना और उसे वैसे ही छोड़ना, क्लोज ना करना। कोलोस्टॉमी, व्हाट इज कोलोस्टॉमी, इस तरीके से कोलोस्टॉमी आपको दिखाई देगा। इस कोलोस्टॉमी में जब इंटेस्टाइन में कोई ट्यूमर होता है तो ट्यूमर होने के बाद इंटेस्टाइन के कुछ हिस्से को कट किया जाएगा। ठीक है, कट करने के बाद उसके एक पार्ट को एब्डोमेन में ओपन किया जाएगा थ्रू द स्टोमा, और यहाँ पर कोलोस्टॉमी बैग लगा दिया जाएगा। एक तरफ कोलोस्टॉमी बैग होगा और ये ओपन होगा किसके थ्रू,
स्टोमा के थ्रू ओपन होगा, जहाँ पर डाइजेशन के बाद जो फूड है वो यहाँ पर एक इकट्ठा होगा, फिर इसे रिमूव कर दिया जाएगा। ये कहलाता है कोलोस्टॉमी। ट्रेकियोस्टॉमी, ट्रेकियोस्टॉमी मतलब ट्रेकिया में अगर कोई ट्यूमर है तो क्या किया जाएगा, या ब्रोंकियल ट्री में ट्यूमर है तो ट्रेकिया में एक ओपनिंग की जाएगी और वहाँ पर आपका इस तरीके से यहाँ देखिए, तो ये ट्रेकियोस्टॉमी ट्यूब है, इसोफेगस के सामने की तरफ ट्रेकिया। तो इसोफेगस का पहले पोजीशन देखा जाए तो इसोफेगस, उसके बाद ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया में आपका जो ट्रेकियोस्टॉमी ट्यूब को लाया जाता है और इसकी ओपनिंग बाहर रहती है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ऑपरेट किया गया है और ट्रेकियोस्टॉमी जो ट्यूब है उसे इस तरीके से यहाँ फिट कर दिया जाता है। फिर आते हैं, वर्ड है ओमा। ओमा का मतलब होता है ट्यूमर। ओमा का मतलब क्या है, ट्यूमर है। तो लाइपोमा क्या है, लाइपोमा एक स्लो ग्रोविंग फैटी लंप है। स्किन पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से देखेंगे आप, बहुत सारे पेशेंट में देखे होंगे। तो ये मूवेबल होता है, ठीक है, कैसा होता है, मूवेबल होता है, ठीक, टेंडर नहीं रहेगा, रैपिडली जो है वो मूव करता है और थोड़ा सा फिंगर का प्रेशर देगा तो ये मूव करने लग जाएगा, ठीक है। मिडिल एज में ये दिखाई देता है, एक से ज़्यादा लाइपोमा भी हो सकता है, इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता नहीं है। ऑस्टियोमा, तो ऑस्टियोमा क्या है, जब किसी बोन में, ठीक है, और अनदर पीस ऑफ बोन, जब किसी बोन में कोई दूसरा एक नया पीस ऑफ बोन यूजली जो है वो डेवलप होने लग जाएगा तो वो क्या कहलाता है, ऑस्टियोमा कहलाता है। जनरली कहाँ पर दिखाई देता है, स्कल में दिखाई देगा। तो स्कल में किसी बोन के ऊपर या किसी बोन पर कोई दूसरा बोन और डेवलप होने लग जाता है तो वो ऑस्टियोमा कहलाता है। ये किस टाइप का है, बेनाइन है। बेनाइन ट्यूमर का मतलब बेनाइन में लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है और वो ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्ड करता है। तो जो किस टाइप का ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर का है। तो व्हेन द बोन ट्यूमर ग्रोज ऑन अदर बोन इट इज़ नोन एज होमोप्लास्टिक ऑस्टियोमा। तो जब जो बोन का ट्यूमर यानी कि जो ऑस्टियोमा है वो ऑन अनदर बोन, किसी दूसरे बोन पर ग्रोथ करता है तो वो क्या कहलाता है, होमोप्लास्टिक ऑस्टियोमा कहलाता है। लेकिन वो खुद में ही उसके टिश्यू में ही ग्रो करेगा तो वो हेट्रोप्लास्टिक ऑस्टियोमा कहलाता है, ठीक है, ऑस्टियोमा। तो ऑस्टियोमा का मतलब क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का क्या है, ओमा मतलब ट्यूमर ही है, बोन ट्यूमर ही है, लेकिन ये कैसा होता है कि उसी बोन पे ग्रोथ करेगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका होमोप्लास्टिक ऑस्टियोमा, ठीक है। और वो किसी टिश्यू पे ग्रोथ करेगा ऑन अनदर टिश्यू, दूसरे टिश्यू पर अगर वो क्या कर रहा है, ग्रोथ करेगा तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोप्लास्टिक ऑस्टियोमा कहलाएगा। यहाँ देखिए एक्सरे देख सकते हैं आप, वहाँ पर एक बोन का स्कल में ही ग्रोथ हो रहा है, आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन में भी आपको ये दिखाई दे रहा है। न्यूरोफाइब्रोमा, न्यूरोफाइब्रोमा क्या है, जो नर्व में होने वाला एक बेनाइन ट्यूमर है। इस तरीके से देख सकते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो इस तरीके से आपको स्किन पर ट्यूमर्स दिखाई देंगे, ये क्या है, न्यूरोफाइब्रोमा है। हेमेंजियोमा, जो ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स में होने वाला बेनाइन वेस्कुलर ट्यूमर है जो क्या कहलाता है, हेमेंजियोमा कहलाता है। ये इसे स्ट्रॉबेरी मार्क भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो इसी स्ट्रॉबेरी के जैसा रेड होता है। तो बर्थ के समय स्किन पर जो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में है, तो बर्थ के बाद फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में आपको इस तरीके से बच्चों में दिख सकता है, इस तरीके से मार्क दिखता है, ये कहलाता है हेमेंजियोमा। ब्लड वेस्कुलर जो है उनमें होने वाला एक बेनाइन ट्यूमर है। देखिए ये वाला कंडीशन काफ़ी वर्स्ट है, इस तरीके से दिखाई देता है, हेमेंजियोमा कहलाता है। कार्सिनोमा, carcinoma is a type of cancer that start in cell that makes up the skin or the tissue lining organs such as the liver or kidney। तो कार्सिनोमा क्या है, टाइप ऑफ कैंसर है। तो इसमें जो लीवर, किडनी ऐसे दूसरे ऑर्गन होते हैं तो उसके स्किन या टिश्यू की सरफेस पे ये अराइज होता है, ठीक है। इस तरीके से कैंसर का सेल दिखाई देगा। अब आते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी वो टाइम है जहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो डेवलप होते हैं। तो गर्ल्स में ये जल्दी आता है प्यूबर्टी, लगभग 12 से 15 साल में, जबकि मेल में थोड़ा सा लेट से आता है जो कि 13 से 16 साल में है। तो अगर प्यूबर्टी के बारे में देखें तो मेल और फीमेल दोनों में इसके अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो डेवलप होते हैं। मेल में कैसा होगा, मुस्टैच आता है, बियर्ड आता है, आवाज़ भारी होने लग जाती है, शोल्डर गेट्स वाइडर, फेशियल हेयर डेवलप हो जाते हैं, स्किन गेट्स ऑयल होने लग जाता है, हेयर अंडर द आर्म्स, प्यूबिक रीजन में भी हेयर आने लग जाते हैं, पेनिस गेट लॉन्गर, ठीक है, एंड वाइडर, एंड टेस्टिकल गेट्स लॉन्गर्स, ऐसे इसमें डेवलप होना शुरू हो जाता है। नेक, चेस्ट, लेग, मसल्स ये इनकी बड़ी और स्ट्रांग होने लग जाती है। वहीं फीमेल में क्या आता है प्यूबर्टी में चेंजेस,
अब जो फीमेल की बॉडी में है उसका पूरी बॉडी कर्वियर होना शुरू हो जाता है और कर्व आना शुरू हो जाता है। इसमें भी स्किन जो है वो ऑयली होने लग जाता है। आर्म्स, अंडर आर्म्स जो है वो हेयर और प्यूबिक हेयर्स ग्रोथ करने लग जाते हैं। ब्रेस्ट की साइज बड़ी होने लग जाती है। हिप जो बोन है वो वाइडर होने लग जाता है। वेट गेन करने लग जाता है हिप्स में। और जो लेग की मसल्स होती है वो बिगर और स्ट्रॉन्गर हो जाती है। तो इस तरीके से मेल और फीमेल दोनों में प्यूबर्टी में चेंजेस दिखाई देते हैं। तो प्यूबर्टी वो समय है जब मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। लड़कों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि प्यूबर्टी थोड़ा लेट से होता है, जबकि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं। लड़कों में 13 से 16 साल में, जबकि लड़कियों में 12 से 15 साल में प्यूबर्टी आ जाती है। सिम्टम्स क्या है? तो जब पेशेंट अपनी डिजीज़ के बारे में पेशेंट खुद कंप्लेन करता है तो वो उसका सिम्टम कहलाता है। जैसे पेशेंट आपके पास आया और फिर बताया कि उसको बुखार आ रहा है। बुखार कैसे आ रहा है? ठंड कपकपी लेके बुखार आ रहा है, सूखी खांसी है, हाथ पैर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, लूज़ मोशन हो रहा है, दस्त हो रहा है, उल्टियाँ हो रही है। तो जब पेशेंट अपनी डिजीज़ के बारे में सब्जेक्टिव कंप्लेंट करता है डॉक्टर को, तो वो जो कंप्लेंट करता है वो उसका सिम्टम कहलाता है। ठीक है। तो जब पेशेंट जो है डॉक्टर को अपने डिजीज़ के बारे में सब्जेक्टिव कंप्लेंट करता है तो वो सिम्टम कहलाता है। अब साइन क्या है? साइन क्या है? जब डॉक्टर्स अपने नॉलेज को यूज़ करता है, अपने नॉलेज को यूटिलाइज़ करता है और वो पेशेंट पर ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग को समझता है तो वो उसका कहलाता है साइन, फिजिकल साइन है। ठीक है। जैसे पेशेंट बता रहा है कि उसके एब्डोमेन में पेन है, एब्डोमेन में पेन कर रहा है, ठीक है, और स्किन जो है वो येलो है। तो अब जो है वो डॉक्टर साइन को खोजेगा कि भाई इसका लीवर पाल्पेबल है क्या? हाँ, तो लीवर पाल्पेबल है। और जो इसका एक्टरस जो है वो येलोविश है, स्किन येलो है। तो अब ये साइंस हो गए जिसको डॉक्टर फाइंड करता है, जिसको डॉक्टर समझता है अपने मेडिकल नॉलेज, अपने क्लिनिकल एनाटॉमी के नॉलेज से। तो जो डॉक्टर फाइंड करता है वो कहलाएगा उसका साइन, और जो पेशेंट बताएगा वो कहलाएगा उसका सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम्स, ये दो वर्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब डॉक्टर किसी डिजीज़ को डिटर्मिनेट करता है तो जैसे साइन और सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग, तो जब किसी डिजीज़ को फिजिशियन डिटर्मिनेट करेगा तो उसका कहलाएगा डायग्नोसिस। ठीक है, कि भाई ये कौन सी डिजीज़ है, इसका नेचर क्या है, कि ये माइल्ड में आएगा, मॉडरेट में आएगा, सीवियर में आएगा। तो इस तरीके से डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसके नेचर को डिटर्मिनेट करना, ये एक प्रोसेस कहलाता है डायग्नोसिस। बीमारी को पहचानना, ये कहलाएगा डायग्नोसिस। अब आते हैं प्रोग्नोसिस। तो आपने डायग्नोसिस कर लिया कि भाई ये जो है वो कोविड का पेशेंट है। तो अब आप कोविड के पेशेंट को इसकी प्रोग्नोसिस करके देखोगे कि ये कैसा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। आप क्या क्या देखोगे? उसका HRCT देखोगे कि कितने स्कोर का है, कम स्कोर है, मिडिल कम है कि मीडियम है कि ज़्यादा है। 25 आ रहा है तो वो सीवियर हो जाएगा, है ना। फिर आप उसका D-डाइमर करवाओगे, फिर आप उसमें उसका CRP कराएंगे, उसका सेचुरेशन देखेंगे, उसका टेम्परेचर देखेंगे ना। तो जब आप किसी डिजीज़ के बारे में डिसाइड करते हो कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है, ओके, और आप देखते हो कि क्या इसे बचाया जा सकता है कि नहीं बचाया जा सकता है, इसका अल्टीमेट जो है वो आउटकम क्या होगा, क्या ये क्योर होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से जब आप एक फोरकास्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसका जो कि आप इसे बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, इसका प्रोग्नोसिस कैसा है। तो आप बताओगे कि भाई अगर बहुत सीवियर है तो इसका पुअर प्रोग्नोसिस है, इसके बचने की उम्मीद कम है। और आप बताओगे कि माइल्ड है तो आप बताओगे हाँ इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, इसे में बचाया जा सकता है, इसको क्योर किया जा सकता है। तो इस तरीके से किसी डिजीज़ का अल्टीमेट आउटकम को फोरकास्ट करना, ये क्या कहलाता है? प्रोग्नोसिस कहलाता है। मतलब आप डिजीज़ को बताओगे कि हाँ ये बचेगा नहीं बचेगा, कब तक बचेगा, ये कहलाता है उसका प्रोग्नोसिस। पैरिक्सिया मतलब फीवर। लेशन क्या है? तो इंजरी की वजह से किसी टिश्यू में जब वो सर्कमस्क्राइब्ड हो जाएगा, जब उसकी कंटिन्यूटी ब्रीच हो जाएगी, उसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगे, तो वो कहलाता है उसका लेशन। इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन किसी टिश्यू में होने वाला एक लोकल रिएक्शन है। किसकी वजह से होता है? इंजरी की वजह से हो सकता है। और ये इंजरी किसकी वजह से हो सकता है? फिजिकल इंजरी, या जैसे किसी बैट से लग गया, किसी वस्तु से, ऑब्जेक्ट से हो गया तो फिजिकल इंजरी। कोई केमिकल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से हो गया बर्न तो वो केमिकल इंजरी। बायोलॉजिकल एजेंट हो गए जैसे वायरस या बैक्टीरिया। तो इन सब की वजह से जब टिश्यू में इंजरी होती है तो टिश्यू अपना एक लोकल रिएक्शन दिखाता है, वो लोकल रिएक्शन कहलाता है इसका इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इंपॉर्टेंट है, इसके डेफिनेशन को याद करनी है, एग्जाम में पूछता भी है और आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगा। व्हाट इज़ इन्फ्लामेशन? तो इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन किसी
फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से जब इंजरी होगी तो टिश्यू इस इंजरी के अगेंस्ट जो लोकल रिएक्शन दिखाएगा वो उसका इन्फ्लामेशन कहलाएगा। इन्फ्लामेशन में जो है ये 5 चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी है। पहला स्वेलिंग होगी, तो स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन अलग अलग है, ठीक है। इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग एक ही वर्ड नहीं है। इन्फ्लामेशन का एक जो सिम्टम है वो है स्वेलिंग। स्वेलिंग होगा, पेन होगा, रेडनेस लाल हो जाएगा, वार्मथ ऑफ हीट, जो जगह है जिस जगह पर इन्फ्लामेशन है वो जगह उस जगह पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, वो गर्म होगा, और लॉस ऑफ फंक्शन, तो वो जो पार्ट है वो अपना प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है, तो ये डेफिनेशन आपको टिप ऑफ टंग होनी चाहिए। इन्फ्लामेशन इज द लोकल रिएक्शन ऑफ द टिश्यू टू एन इंजरी ऑन एबनॉर्मल स्टिमुलेशन कॉज्ड बाय एजेंट लाइक फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय 5 कैरेक्टर्स होंगे: स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, वार्मथ ऑफ हीट, टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड लॉस ऑफ फंक्शन। इट इज़ अ इन्फ्लामेशन। ओडिमा, ओडिमा और इन्फ्लामेशन में डिफरेंस है। ओडिमा में भी स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन दो अलग अलग वर्ड हैं। तो ओडिमा में क्या होगा, स्वेलिंग होगा, किसी पार्ट का किसी एक हिस्से में स्वेलिंग दिखाई देगी। जैसे हम लोग ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट पे देखते हैं तो जो लोअर लिम्स में है उसमें स्वेलिंग दिखाई देती है। और ये स्वेलिंग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेशन होगा फ्लूइड का ड्यू टू इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, तो लोअर लिम। तो क्या होगा कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो वो उसका हार्ट है वो जिसको ज़्यादा पंप कर रहा है तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस ब्लड प्रेशर की वजह से जो ब्लड है, इंट्रावेस्कुलर ब्लड है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वहाँ से उसकी प्लाज्मा और उसका जो फ्लूइड है वो बाहर आएगा, और बाहर आकर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में डिपॉजिट होने लगेगा। तो इस तरीके से फ्लूइड के डिपोजिशन की वजह से जब स्वेलिंग होगी तो वो कहलाएगा ओडिमा। ओडिमा 2 प्रकार का होता है, पिटिंग एंड नॉन पिटिंग ओडिमा। पिटिंग ओडिमा में कैसा होता है, अगर फिंगर को मैं उस लिम्ब पे रखूं और प्रेस करूं, दबाऊं, तो वहाँ पर पिट बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, तो वो पिटिंग ओडिमा कहलाएगा। रखने के बाद जैसे ही हटाते हैं तो वो नॉर्मल हो जाएगा, तो वो नॉन पिटिंग ओडिमा कहलाएगा। तो ओडिमा क्या है, स्वेलिंग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ये क्या कहलाता है, ओडिमा कहलाता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक कंप्लीट करिए। थैंक यू वेरी मच।